नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करें और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, कैसे उनको डील करना है। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो यहाँ पर कहा गया है कि गणना में, राष्ट्रीय आय की गणना में समस्या और सीमाएं दोनों अलग अलग हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखें, इस प्रश्न के हीरो को तो हमने ढूंढ लिया। गणना की बात कर रहा है और गणना में समस्याओं की बात कर रहा है। तो बताइए, राष्ट्रीय आय का मतलब है एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो मैंने कहा कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, नैतिक मूल्य इसमें काउंट नहीं हो रहा है, मौद्रिक मूल्य की बात कर रहे हैं। और आसान भाषा में समझें तो जैसे उत्पादन होता है, उत्पादन के 4 कारक हैं और उन चारों कारकों को कुछ आय प्राप्त होती है जब उत्पादन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको फैक्ट्री लगानी है तो सबसे पहले आपको लैंड चाहिए, भूमि चाहिए जहाँ पर आप फैक्ट्री लगाएंगे। फिर आपको उस फैक्ट्री में जो कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, आप मान लेते हैं मार्कर बनाना चाहते हैं, उस मार्कर को बनाने के लिए मज़दूरों की आवश्यकता है मज़दूरों की आवश्यकता है जो मार्कर बना सकें। तो मज़दूर लगाएंगे तो मज़दूरों को मज़दूरी देना पड़ेगा। इसके साथ साथ और सोचिए कि आप इन सभी कार्यों के लिए पूंजी तो एकत्र करेंगे, तो पूंजी आपको चाहिए। और जब पूंजी चाहिए तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, या तो आपके पास होगा या आप बैंक से लेंगे। तो मान लेते हैं पूरी पूंजी आप अपना लगा करके व्यवसाय नहीं करेंगे, आपने बैंक से ऋण लिया, तो उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। आपके पास मशीन भी होनी चाहिए ये मार्कर का उत्पादन करने के लिए। तो पूंजी में मशीन और मनी दोनों को शामिल करेंगे। और जो आपने पूंजी को ब्याज दिया, ब्याज को भी तो शामिल करेंगे, यानी कि ब्याज जो आपने दिया है उस कारक को भी आय की प्राप्ति हुई है। और आप जो कर रहे हैं, ये सभी कार्य जो कर रहे हैं, आपको कहा जाएगा कि आप उद्यमी हैं। आपके अंदर उद्यमशीलता की भावना है, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है। आपने नया इनोवेशन किया, सोचा, उत्पादन करने के लिए सोचा और ऊपर के 3 जो कारक हैं उनको एक साथ लाने का प्रयास किया, ला करके उत्पादन किया। तो आसान भाषा में कहूँ तो उत्पादन के 4 कारक होते हैं: भूमि, मजदूर, पूंजी और उद्यमशीलता। उत्पादन के दौरान इन चारों कारकों को कुछ न कुछ आय की प्राप्ति होती है जिसे कारक आय कहा जाता है। और उसी कारक आय के कुल योग को हम राष्ट्रीय आय कह रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या जितने बड़े पैमाने पर हमारी अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसके मौद्रिक मूल्य को हम काउंट कर रहे हैं, तो क्या सभी सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, सभी वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को, लेन देन को हम काउंट कर पाते हैं? नहीं कर पाते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख लीजिए, अब ऑप्शन: अल्प रोजगार बिल्कुल नहीं, मुद्रास्फीति नहीं, बचत एवं बचत का निम्न स्तर नहीं। यहाँ पर दिया है असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पर विशुद्ध रूप से मौद्रिक लेन देन किया जा रहा है, कैश में लेन देन किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं एक मज़दूर को जो मज़दूरी मिल रही है, जैसे कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करने वाला, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला मज़दूर है, रिक्शा चालक है, उसको कितनी आय की प्राप्ति हुई हम नहीं काउंट कर पा रहे हैं। एक रेहड़ी पटरी वाला है, उसको कितनी आय की प्राप्ति हुई हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं। और इन सभी को मिलाकर के अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है, असंगठित क्षेत्र कहते हैं। तो ये इसमें समस्या है, क्योंकि इनको प्राप्त होने वाली आय की प्राप्ति तो हो रही है, सर्विसेज भी दे रहे हैं, वस्तुओं का उत्पादन भी हो रहा है, लेकिन काउंट हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक समस्या है। इसके साथ साथ और सोचिए, विशुद्ध रूप से मैंने आपको एक मोबाइल दिया और मैंने कहा मुझे टैब की ज़रूरत है, आप टैब दे दीजिए, हमने एक्सचेंज कर लिया, विशुद्ध रूप से वस्तुओं का लेन देन हुआ, क्या हम इसको शामिल कर पाएंगे? नहीं शामिल कर पाएंगे। और बताइए, मैंने खुद के उत्पादन के लिए अगर कोई प्रोडक्ट उत्पादित किया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने घर के आंगन में कुछ धनिया, मिर्ची, लहसुन इत्यादि वगैरह लगा दिया और वो हम खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें मौद्रिक लेन देन नहीं हो पा रहा है। और मौद्रिक लेन देन नहीं होगा तो क्या उसमें हम शामिल कर पाएंगे? इसमें शामिल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, मैंने कहा कि समस्या और सीमाओं में अंतर होता है। समस्या और सीमाओं में अंतर। सीमा क्या है? राष्ट्रीय आय बढ़ी, उत्पादन हुआ हमारे देश में, राष्ट्रीय आय बढ़ गई, उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम बढ़ गया। पर कैपिटा इनकम बढ़ने से
क्या वास्तव में कल्याण भी हुआ उतने लोगों को? मान लिया मैंने कहा कि 1 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम है, क्या हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के जेब में 1 लाख रुपया है? नहीं। तो ये कल्याण का मापन नहीं करता। तो इस तरह से जब आप क्लास में आते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, तो डिटेल में बताया जाता है। फिलहाल के लिए इस प्रश्न के हिसाब से सही आंसर आपका डी है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? यहाँ पर कहा गया है कि आर्थिक विकास का सूचकांक, सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ठीक है। दूसरी चीज़ कह रहा है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। तो ये बताइए, बचत अनुपात में वृद्धि कह रहा है, भुगतान शेष की स्थिति में सुधार, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और बताइए बचत अनुपात में वृद्धि, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सही आंसर आपका प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। अब सवाल ये है कि वास्तविक आय क्या होती है? तो दो तरह की आय होती है, एक को कहते हैं व्यक्तिगत आय, ठीक है, और दूसरी होती है व्यक्तिगत व्यय योग्य आय, यानी कि पर्सनल इनकम, और पर्सनल इनकम के साथ साथ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? व्यक्तिगत आय का मतलब है आपको जितने स्रोतों से आय हो रही है वे सभी स्रोत शामिल हैं, उसमें हस्तांतरित आय भी शामिल होगा और कारक आय भी शामिल होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, जो आपको आय की प्राप्ति हुई है उस आय में से सरकार ने आपसे कुछ टैक्स ले लिया। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपकी आय हुई, उसमें से सरकार ने 30,000 रुपये टैक्स ले लिया, बचा आपके पास कितना? महज 70,000 रुपये। तो 30,000 जो टैक्स सरकार ने ले लिया, क्या आपने उसका उपयोग किया? नहीं। आप उसको खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम क्या कहेंगे? प्रतिवर्ष व्यक्तिगत वास्तविक आय, यही आपकी वास्तविक आय है, यानी 70,000 रुपये, जिसका आप प्रयोग भी कर सकते हैं, व्यय कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। सही आंसर कौन सा हुआ? प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? जनसंख्या से प्राप्त की जाती है क्या? नहीं। राष्ट्रीय आय से प्राप्त की जाती है। बताइए, राष्ट्रीय आय से हमें प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय आय से, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि राष्ट्रीय आय से कह रहा है, और दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं तब इस पर हम जाएंगे। अगर नहीं होता तीसरा ऑप्शन तब हम क्या बात करते? राष्ट्रीय आय से। तीसरा कह रहा है राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। तो हमारी राष्ट्रीय आय कितनी है और हमारी जनसंख्या कितनी है, जब हम उससे भाग दे देंगे तब तो हमें प्राप्ति होगी। तो हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय में से जनसंख्या से भाग देने के बाद हमें वास्तव में प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम प्राप्त होता है। इसका सूत्र क्या है? PCI इक्वल टू, यानी कि पर कैपिटा इनकम इक्वल टू सबसे ऊपर नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय अपान जनसंख्या। ठीक है। तो ये इसका सूत्र है, ऐसे आप निकाल सकते हैं, ऐसे PCI नेशनल इनकम अपॉन जनसंख्या। ठीक है। तो यहाँ पर बताइए राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, आपका सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाधान भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकता है? तो भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकता है, यहाँ पर देखिए, छोटे और खंडित भूमि जोत। अगर जोत का आकार छोटा होगा या खंडित होगा, खंडित यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखरा हुआ होगा, आप आसान भाषा में कह लीजिए कि छोटा टुकड़ा एक यहाँ पर आपके पास भूमि का है, एक टुकड़ा यहाँ पर है, एक टुकड़ा यहाँ पर है, खंडित है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, दूर दूर है। तो क्या आप यहाँ कृषि कार्य, तकनीकी कृषि कर पाएंगे? ट्रैक्टर से कृषि कार्य कर पाएंगे? नहीं। समय और संसाधन दोनों की बर्बादी होगी, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है किसानों को सुनिश्चित गुणवत्ता वाली बीजों का वितरण। अब इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और कह रहा है मशीनीकरण का अभाव। अगर मशीनीकरण का अभाव है तो कृषि आप कर पाएंगे? आज तो इसकी डिमांड है, और पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति इसलिए ही सफल हो पाई क्योंकि वहाँ भूमि का आकार बड़ा था, जोत का आकार कहें तो बड़ा था, इस वजह से हो पाया। तो बताइए इसके हिसाब से
किसानों को यदि सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीज वितरित किए जाएं तो उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही बढ़ सकती है। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। केवल 2 इसमें सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है। तो कृषि फसल वर्ष की अवधि मतलब जब से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो शुरुआत यानी कि फसल वर्ष इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि मानसून की शुरुआत के साथ ही इसकी शुरुआत हो जाती है। मानसून की शुरुआत कब होती है? जून में, 5 जून के आसपास हमारे देश में मानसून आ जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हो रही है? 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। तो सही आंसर है 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक, क्योंकि इसके साथ ही हमारे कृषि का कार्य शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखें। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। तो समय समय पर कृषि संगणना होती है। कई बार लोग कृषि जनगणना कह देते हैं, तो कृषि जनगणना नहीं होती, कृषि संगणना होती है। और जो लेटेस्ट कृषि संगणना है, उस कृषि संगणना के आधार पर जो 2021-22 में किया गया था, उसके आधार पर जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के आधार पर आप डिसाइड करेंगे। तो ये कह रहा है कृषि भूमि जोत का आकार, सीमांत कह रहा है। तो सीमांत का मतलब क्या है, उसके लिए आपको सभी को समझना पड़ेगा। सीमांत का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो तो वो सीमांत किसान है। सीमांत, ठीक है। अच्छा, सीमांत जोत कह लीजिए। अच्छा, तो सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम, तो यहीं से आपका जवाब मिल गया। लेकिन जवाब तो मिल गया, हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि छोटी जोत कितना होता है। तो 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर तक अगर भूमि किसी के पास है, या जोत भूमि का जोत है, या जोत का आकार है, तो हम उसे कहेंगे कि यह छोटी जोत है। छोटी के साथ साथ अर्ध मध्यम भी कहा जा सकता है। अर्ध मध्यम उसका मतलब है कि 2 से लेकर के 4 तक हेक्टेयर हो। उसके बाद मध्यम की बात है तो 4 से लेकर के 10 हेक्टेयर तक है, तो हम कहेंगे कि यह मध्यम है। और बड़े का मतलब है कि 10 से ऊपर हेक्टेयर हो। ठीक है, तो यहाँ इस बात को भी ध्यान रखें, और इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। सही आंसर आपका 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की तरफ चलें। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो ये कह रहा है कृषि विपणन प्रणाली। ठीक है, तो पहला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस। दूसरा कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तीसरा है बफर स्टॉक का रखरखाव। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, हमारे देश में एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जब सरकार को लगता है कि किसी खाद्यान्न की डिमांड बढ़ गई है और उसकी सप्लाई कम है, तो सरकार उस खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एमएसपी बढ़ा देती है। किसानों को लगता है कि लाभ हो रहा है, और इसलिए चूँकि एमएसपी बढ़ी है तो उन्हें अधिक प्राप्ति होगी, इसलिए किसान उसका उत्पादन करते हैं। तो एमएसपी देकर सरकार ने उत्पादन कर लिया, और सोचिए उत्पादन करने के बाद एफसीआई ने उसे खरीदा, और ख़रीद करके अपने पास उसका भंडारण कर लिया। यानी कि भंडारण करने का कार्य सरकार की एजेंसी एफसीआई के द्वारा किया जा रहा है। भंडारण करने के साथ साथ बफर स्टॉक भी रखा जाता है, ताकि कभी ऐसी ज़रूरत पड़े, ऐसा लग रहा है कि खाद्यान्न की आपूर्ति किसी कारणवश से कम हो गई है, तो उस बफर स्टॉक से उसकी पूर्ति किया जा सके। बफर स्टॉक, ठीक है। और सोचिए, जब भंडारण एफसीआई के द्वारा किया गया, बफर स्टॉक रखा गया है, तो एफसीआई क्या करता है, उसी अपने भंडारण से राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न का वितरण करने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। और राज्यों में फेयर प्राइस शॉप हैं, ठीक है, उचित मूल्य की दुकान, उन दुकानों से जो वंचित वर्ग हैं, उन वंचित वर्गों को उचित मूल्य यानी कि 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये किलो के हिसाब से वितरण कर दिया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो यहाँ एक भी शामिल, ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, और सी भी शामिल है। और चौथा ऑप्शन देखेंगे, उपर्युक्त में से एक से अधिक, सही आंसर होगा डी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है?
कृषि मंत्रालय नहीं कर रहा है, वित्त आयोग नहीं कर रहा है, नाबार्ड नहीं कर रहा है। नाबार्ड के बारे में मैंने पहले भी बताया कि यह ग्रामीण अवसंरचना के साथ साथ कृषि क्षेत्र के विकास से संबंधित है और विकास बैंक का हिस्सा है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा यहाँ पर कहा गया कि निर्धारण कौन करता है, तो सलाह देने का कार्य करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति उसकी घोषणा करती है। तो इसमें सही आंसर होगा ए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। हालांकि एक बात और ध्यान रखेंगे, गन्ने के लिए फेयर प्राइस होता है और बाकी फसलों के लिए जिन जिन फसलों पर सरकार एमएसपी दे रही है तो एमएसपी का निर्धारण कौन कर रहा है, तो सरकार उसकी घोषणा कर रही है। सलाह देने का कार्य ये संस्था कर रही है जिसका नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखें। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है, यानी कि ये बात कर रहा है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के बारे में। तो ये कह रहा है 22% है, 80% है, 33% है, 15% है। तो दरअसल प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रकों की बात करें तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसका हमारी जीडीपी में योगदान या राष्ट्रीय आय में कह लीजिए 15 से लेकर के 18% है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 15 से लेकर के 30% के आसपास है। टर्शियरी कह लीजिए या तृतीय क्षेत्र कह लीजिए, तृतीय क्षेत्र का योगदान 54 से लेकर के 58% के आसपास है। ठीक है, तो इस हिसाब से जब ये प्रश्न पूछा गया है सही आंसर होगा इसका डी, यानी कि 15%। आपसे कई बार ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन सी गतिविधियां शामिल हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में। तो बताइए, विनिर्माण द्वितीयक में शामिल होगा। विनिर्माण यानी कि कच्चे माल का प्रयोग करके, कृषि आप लोग जानते हैं लेकिन फिर भी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब है कि इसमें कृषि शामिल होगा, वानिकी शामिल होगा, मत्स्य शामिल होगा, खनन शामिल होगा। ठीक है, यानी कि कच्चे माल का ये स्रोत है। द्वितीयक जिसे विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल का प्रयोग करके, जो प्राप्त कच्चा माल है उसका प्रयोग करके तकनीक की सहायता से नया उत्पाद तैयार करता है। तो निर्माण, विनिर्माण जो भी प्रोसेस्ड चीज़ें होंगी वो द्वितीय क्षेत्र में शामिल होंगी। तृतीय क्षेत्र जैसे सेवा, दूरसंचार सेवा, बैंकिंग सेवा, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि सब कुछ इसमें शामिल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर कहा गया है खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। खाद्यान्नों का वितरण बिल्कुल सही है, खाद्यान्नों की खरीद बिल्कुल सही है, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव, अभी मैंने प्रश्न बताया उससे संबंधित, ये भी इसमें शामिल है। खाद्यान्नों का निर्यात शामिल नहीं है, इसलिए आपका ए, बी, सी ये सभी शामिल होगा और इसलिए सही आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर ये नहीं होता तो ई होता, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है नहीं है तो आपका सही आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी। तो नकारात्मक हो गई थी 2002 और 2003 में। वर्तमान में आप देखेंगे तो 2024-25 में जो आंकड़ा आया है 2011-12 के आंकड़े आए हैं और 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार जो वार्षिक वृद्धि दर रही है 4% के आसपास रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं, तो प्रचंड बेरोजगारी के नाम से आप लोग जानते हैं। तो उद्योगों में नहीं, कृषि क्षेत्र में बिल्कुल हाँ, कृषि क्षेत्र से ही संबंधित है प्रचंड बेरोजगारी, इसीलिए कृषि क्षेत्र इसका सही आंसर होगा, बाकी सभी गलत है। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो भूमि सुधार के क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं हैं। बिचौलियों की समाप्ति बिल्कुल सही है। जो जमींदारी व्यवस्था थी, बिचौलिए अधिक लगान वसूल लेते थे, तो बिचौलियों की समाप्ति बिल्कुल। भू जोतों का एकत्रीकरण बिल्कुल, जो आपके भू स्वामित्व का बिखराव है, कहीं यहाँ पर कहीं यहाँ पर कहीं यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में बिखराव है, तो उसका एकत्रीकरण, ठीक है, ये भी शामिल है। सहकारी कृषि यह भी इसमें शामिल है। किसानों को मकान ऋण, ये मकान ऋण इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल हैं। तो यहाँ पर पूछा गया शामिल नहीं है, तो डी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखें। नाबार्ड उधार देता है कृषि के व्यक्तिशिष्ट को, ठीक है, अच्छा, ग्रामीण विकास की संस्थाओं को,
कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को, और कह रहा है कृषि के लिए राज्य सरकारों को। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि नाबार्ड जो देता है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को देता है, नाबार्ड डायरेक्ट नहीं देता। और नाबार्ड की स्थापना मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक विकास बैंक है, और विकास बैंक सरकारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के तहत जो सरकार वित्त का आवंटन करती है, नाबार्ड के जरिए जो वाणिज्यिक बैंक हैं और सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय सहकारी बैंक है, ग्रामीण बैंक हैं, उनको प्रदान किया जाता है। और वे सभी बैंक किसानों को ऋण देते हैं, न कि डायरेक्ट नाबार्ड किसानों को ऋण देता है। तो वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ था। शिव रमण समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। पहले भी इस प्रश्न को हमने डिस्कस किया है, इससे संबंधित प्रश्न को डिस्कस किया है, लेकिन आज के सेशन में भी हमने बात कर लिया। तो आज के सेशन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।